प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे यौगिक इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र पर योग की कौन सी क्रियाएं हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा उपयोगी हैं। तो देखिए, प्रजनन जो तंत्र है या प्रजनन जो संस्थान है, उसको जनन तंत्र या जनन संस्थान भी कहते हैं। जनन तंत्र या जनन संस्थान भी कहते हैं। तो इनके ऊपर कौन सी योगिक क्रियाएं हैं, कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो उपयोगी होती हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रजनन जो तंत्र है या जनन जो तंत्र है वो मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। तो पहले हम इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि कौन सी योगिक क्रियाएं इस तंत्र के लिए या इस संस्थान के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। तो देखिए, धरती पर जो भी प्राणी हैं, जो भी जीवधारी हैं, वो अपनी वंशवृद्धि अवश्य करते हैं और उसी वंश क्रिया को शाश्वत बनाए रखने के लिए जनन क्रिया द्वारा अपने जैसे अन्य जीव उत्पन्न करना जरूरी होता है और निर्जीव जो होते हैं उनमें जनन क्रिया नहीं होती है। तो जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनमें प्रजनन की व्यवस्था अलग अलग होती है। एक कोशि के जो जीव होते हैं जिनमें एक शैल होती है, जैसे अमीबा और कुछ बैक्टीरिया, ये अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी इनमें एक ही होता है, उसी से अपने आप ही अगली पीढ़ी अगली पीढ़ी का जन्म होता रहता है। जैसे अमीबा है ना, उसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी एक जीव से ही दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं, अमीबा आदि हैं, तो इसलिए इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन वहीं हम बात करें बहुकोशी के जीव, यानी जो मानव है और ऐसे काफ़ी जीव जंतु हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अर्थात लैंगिक संसर्ग या मैथुन, है ना, संभोग के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो जिसके अंदर माता पिता दोनों के आनुवंशिक गुण भी उसमें पहुंचते हैं। तो देखिए, पुरुष और स्त्री यानी मेल और फीमेल के जो जनन अंग संरचना है उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ अलग होता है, फीमेल का कुछ अलग होता है, यानी दोनों का समान नहीं होता है और दोनों में विभिन्न प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं। तो जैसे पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में मेन जो होते हैं सीमन, और सीमन के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं। यानी पुरुषों में वीर्य बनता है, यानी सीमन बनता है, और उस सीमन या वीर्य में स्पर्म्स होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में होती है। ऐसे ही स्त्रियों में डिंब बनते हैं, ओवम बनते हैं, है ना, जिन्हें जैमेट कहते हैं। और जब दोनों मेल और फीमेल मैथुन करते हैं, संभोग करते हैं, तो उस समय ओवम और स्पर्म मिलकर एक जायगोट बनाते हैं, एक युग्म बन जाता है जिसे जायगोट कहते हैं, एक जोड़ा बन जाता है जो स्त्री के गर्भाशय में चला जाता है, विकसित होता है, पलता है, फूलता है और नए शिशु का आकार वो ले लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। अब हम आगे डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि मेल और फीमेल का कौन सा सेक्सुअल ऑर्गन है। देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी जो पुरुष हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, प्रजनन जो तंत्र होता है, वो है उसका वो चित्र है। तो देखिए, मेल में जो सबसे प्रमुख होता है ये पेनिस होता है। ठीक है, पेनिस जिसे लिंग कहते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, है ना। इसी से ही
मेल जो है, पुरुष वर्ग जो है, मूत्र भी पास करते हैं और संतान उत्पत्ति के लिए सीमन या स्पर्म भी इसी क्षेत्र से पास होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंग है। इसके अतिरिक्त इसी के साथ एक स्क्रोटम होता है ना, जिसे वर्षण कोश भी कहते हैं और अंडकोश भी कहते हैं। तो इस स्क्रोटम के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं, है ना, पेयर में होते हैं, जिन्हें वर्षण कहते हैं। यानी इस वर्षण कोश के अंदर, स्क्रोटम के अंदर देखा होगा आपने कि पेनिस के नीचे, लिंग के नीचे एक थैली सी बनी रहती है और उस थैली सी के अंदर टेस्टिस होते हैं, 2 गोलियां सी होती है ना, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। तो ये टेस्टिस होते हैं, वर्षण होते हैं और यहीं से आपके सीमन का बनना शुरू होता है और उसके बाद इसी के साथ एपिडिडेमिस या अधिवर्षण होते हैं, है ना, छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं इन्हीं के साथ। और फिर ये आगे जाकर ये दोनों तरफ से, राइट से भी लेफ्ट से भी 2 नलियां जाती हैं, है ना, और सेमिनल वेसिकल्स के अंदर ये स्पर्म को या सीमन को छोड़ देती है, यानी शुक्राशय यहाँ आ जाता है। इसके बिल्कुल साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अक्सर पुरुषों में ये बढ़ जाती है, इसका आकार बड़ा हो जाता है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है मेल के अंदर, तो यूरिन जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, ये नली ब्लॉक हो जाती है जिससे व्यक्ति यूरिन पास नहीं कर पाता है। तो देखिए कॉमन होती है ये, यानी जिस नली से पेशाब जाता है, टॉयलेट जाता है व्यक्ति, वहीं से ही आपका सीमन भी आता है। तो जब आप संभोग क्रिया करते हैं उस समय आप एक साइड में ब्लॉक हो जाता है, यानी सीमन की प्रक्रिया ओपन रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो श्वास नली के ऊपर ढक्कन आ जाता है, इसी प्रकार यहाँ पर होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड कई बार गलत तरीके से, यानी संभोग के बाद व्यक्ति टॉयलेट चला जाता है तो वो ये खुला रहता है दरवाज़ा कई बार, और उस वजह से वो कुछ पानी यूरिन की बूंद है वो पड़ जाती है इसके ऊपर और उस वजह से ये फैलने लग जाता है। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गन है प्रोस्टेट ग्लैंड। और कुछ ये हार्मोन भी कह सकते हैं हम, रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल जो प्रक्रिया वो ठीक से हो पाती है। इसके बाद ये एजुकुलेटरी डक्ट्स होती हैं, स्खलनीय वाहिकाएं होती हैं जो एक किस्म से वीर्य को उंडेलती हैं मेन नली के अंदर, और उसी के पास जो लेके आती हैं जो नली टेस्टिस से, ये देखिए दोनों टेस्टिस से दोनों साइड से आती हैं, ये वैस डिफरेंस होती हैं, नहीं शुक्र वाहिकाएं होती हैं, शुक्र को, वीर्य को यहाँ पर लेकर आती हैं। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है शरीर के टेम्परेचर से। टेस्टिस का, स्क्रोटम का टेम्परेचर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। तो देखिए यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हीट हो जाता है तो ये जो स्पर्म है ये वो मरने लग जाते हैं, किल हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि टाइट फिटिंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा सिटिंग नहीं करनी चाहिए, और पुरुषों को खासकर बहुत लंबे समय तक सिद्धासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्योंकि इसका टेम्परेचर नेचुरली कम होता है, ठीक है, शरीर के टेम्परेचर की तुलना में लगभग 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा यहीं पास में ही देख रहे हैं आप, ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ मूत्राशय है ना, यहाँ मूत्र ठहरता है। तो ये देखा होगा मूत्र यहाँ से आता है और वीर्य यहाँ से आता है, ठीक है, मूत्र यहाँ से आता है और वीर्य यहाँ से आता है। तो ये दोनों का रास्ता यहाँ पर एक हो जाता है। तो जब आप संभोग करते हैं तो ये रास्ता बंद हो जाता है ना, और जब आप टॉयलेट करते हैं तो ये रास्ता बंद रहता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि टॉयलेट, मेल को संभोग के बाद टॉयलेट अचानक नहीं जाना चाहिए ना। जब नॉर्मल तनाव कम हो जाता है पेनिस में, लिंग में, उसके बाद वो टॉयलेट जाए तो ठीक रहता है, अन्यथा उसकी कुछ बूंद इधर पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में,
क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ मिलाती है हमारे इसमें सीमन के अंदर, तो वहां पर वो फूलने लग जाती है फिर, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। और फिर ऐसे यहाँ से जैसे वीर्य आकर यहाँ मिलता है और यहाँ से फिर पूरा यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, बहुत ही सरल संरचना है। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला जो जनन अंग है वो ये है। देखिए ये पूरा चित्र आप देख पा रहे हैं। तो फीमेल में भी वजाइना जो होती है वो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये वजाइना है। और इसी के साथ ही यूरेथ्रा होता है यानी मूत्र मार्ग होता है ना। और वजाइना और मूत्र मार्ग एक साथ ही होते हैं। फिर जैसे मेल में यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, ऐसे ही फीमेल में भी मूत्राशय यहाँ होता है। और इसके ऊपर ये संरचना आप देख रहे हैं जहाँ हम सब का जन्म हुआ है, हम सब पले हैं इसी के अंदर, है ना। प्लेसेंटा होती है, माँ की प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, उसी से हमारा पोषण होता है। तो ये क्या है, यूट्रस है, गर्भाशय है, यहीं पर हमारा हम 9 महीने सभी रहे हैं। इससे ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये आप देख रहे हैं ओवरी है ना। ओवरी अंडाशय बोलते हैं जिसे, या डिम ग्रंथियां कहते हैं। तो ओवरी कितनी है, 2 होती है ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। यहीं पर अंडा बनता है, ओवम बनता है, ठीक है। यानी एक माह जब मेंसेस शुरू होते तो इस साइड से, राइट साइड से, और अगले माह लेफ्ट साइड से एक अंडा निकलता है, ठीक है। ऐसे ही ये यूट्रिन ट्यूब होती है, गर्भाशय नलिका होती है। और फिर इसी के साथ फ्लोपियन ट्यूब भी 2 होती है ना, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। 2 फ्लोपियन ट्यूब होती हैं और 2 ओवरी होती हैं यानी अंडाशय होती हैं, जहाँ अंडे संचित रहते हैं लेफ्ट में और राइट में। ये सर्विक्स एरिया होता है, सर्विक्स एरिया, ठीक है ना। ये देखिए वजाइना पार्ट से फिर ये अंदर जो स्पर्म एंटर करते हैं। ये पीछे की तरफ अनाल कैनाल होती है ना। गुदा मार्ग आप देख पा रहे हैं, गुदा मार्ग है, उससे आगे मूत्र मार्ग होता है। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। विस्तार से इसकी चर्चा हम अलग व्याख्यान माला में करेंगे। मुख्यतः हमने मेन चीज जान ली है। इसके बाद हम बात करेंगे योगिक इफेक्ट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती हैं। हमने प्रजनन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम जानते हैं योग की कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अच्छी मानी गई है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम है ना। तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम की अगर हम बात करें तो बुद्धि तथा घृति शक्ति विकासक जो क्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। स्मरण और मेधा शक्ति विकासक क्रिया बहुत अच्छी होती है। उदर शक्ति विकासक के जो 9 भाग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। कटी शक्ति विकासक क्रिया के जितने भी भाग हैं वो बहुत अच्छे हैं। मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया ये भी बहुत अच्छी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, है ना। उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया, है ना, तो ये भी बहुत अच्छी है। और कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया ये भी इंपॉर्टेंट क्रिया है सूक्ष्म व्यायाम में। और जंगा शक्ति विकासक क्रिया, तो ये कुछ योग सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं जो आपके प्रजनन तंत्र को ठीक करती हैं, उसे स्वस्थ रखती हैं, है ना। और ताकि उन क्रियाओं का संचालन ठीक से हो सके, क्योंकि आजकल सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, मेल में भी, फीमेल में भी। तो इसका मूल कारण यही है कि हमें प्रजनन तंत्र की, यानी हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उनकी ठीक से जानकारी नहीं है और हमें ये कभी पढ़ाया भी नहीं जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए योग शिक्षा के साथ साथ यौन शिक्षा भी जरूरी है,
यानी योग एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अन्यथा बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर है और वो शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से वो बता नहीं पाए और उन्हें फिर बाद में कैंसर तक जैसा भयंकर रोग हो गए। तो योगिक सूक्ष्म व्यायाम और जितने भी आगे हम चर्चा करेंगे वो सभी व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रैक्टिसेस। इससे पहले आपको एक अच्छे योग विशेषज्ञ के या उनके योग एक्सपर्ट के या योग स्पेशलिस्ट जो हैं या योग थेरेपिस्ट जो हैं, उनके निर्देशन में, उनके निर्देशानुसार ही क्रियाओं का अभ्यास करें। देखा-देखी कभी भी कोई क्रिया का अभ्यास ना करें। परीक्षा की दृष्टि से ठीक है, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, परीक्षा में आप इन्हें लिख सकते हैं। ये क्रियाएँ महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जब यही नहीं पता कि उपस्थ तथा स्वादिष्ठान चक्र शुद्धि क्रिया कैसे होगी और एक अकेले इस वीडियो में ये सारी क्रियाएँ हम बता नहीं सकते। इन सभी क्रियाओं के और आसनों के, सूर्य नमस्कार के आदि के सभी वीडियो हम अलग से बना चुके हैं। उनका कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में लिंक दे दिया जाए या फिर आप किसी एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ के निर्देशन में ही अभ्यास करें। जब आप सीख लेते हैं तब आप स्वयं इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यानी सन सैल्यूटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके संपूर्ण शरीर के विकास के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी। सूर्य नमस्कार के सभी जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं। 12 सूर्य नमस्कार में स्टेप होते हैं। इसके बाद हम बात करें योगासन की, तो योगासन में जो स्टैंडिंग पोस्चर होते हैं, यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स की मैं बात करूं तो उसमें ताड़ासन सर्वश्रेष्ठ है, वृक्षासन, गरुड़ासन बहुत ही उपयोगी है, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, ये कुछ प्रमुख आसन हैं जो स्टैंडिंग पोस्चर्स में होते हैं। दूसरे सिटिंग पोस्चर्स यानी जो बैठकर होते हैं, बैठकर जो योगासन होते हैं आराम से, उनमें भद्रासन बहुत ही अच्छा है ना, बटरफ्लाई वगैरह करते हैं, उसी तरह से भद्रासन होता है। पद्मासन बहुत अच्छा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सिद्धासन भी बहुत अच्छा है मेल और फीमेल के लिए। वज्रासन भी बहुत अच्छा है। योग मुद्रा भी बहुत ही अच्छी है ना, पद्मासन लगा के आगे झुकते हैं। पश्चिमोत्तान बहुत अच्छा है। जानुशिरासन जो एक पैर पर होता है वो भी बहुत अच्छा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन और पूर्ण मत्स्येंद्रासन बहुत ही अच्छा है। वक्रासन भी बहुत ही अच्छा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, जनन तंत्र के लिए। उष्ट्रासन, मत्स्यासन और गोमुखासन, गोमुखासन भी बहुत ही अच्छा है। मत्स्यासन भी बहुत अच्छा है, उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा है। तीनों आसन ये बहुत अच्छे हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आपके जनन तंत्र के लिए, चाहे वो मेल के सेक्सुअल ऑर्गन हो चाहे फीमेल के हो, दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। आगे मैं बात करूं सुपाइन यानी कमर के बल जो लेट कर किए जाते हैं ना, सीधे लेटकर, उसमें उत्तान पादासन है। एक एक पैर से कर सकते हैं, फिर दोनों पैरों से आपको करना होता है तो दोनों पैरों से कर सकते हैं, लेकिन पहले एक एक पैर से शुरुआत करें। फिर पवन मुक्तासन होता है, ये भी 1 बाय 1 लेग करें, फिर बाद में दोनों से इकट्ठा कर सकते हैं। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन भी कर सकते हैं इसके बाद, ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अर्धहलासन भी अच्छा अभ्यास माना गया है सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए। सर्वांगासन भी बहुत ही अच्छा है। हलासन भी बहुत ही अच्छा है। सेतुबंध आसन, चक्रासन, मर्कटासन, शवासन, नौकासन, ये कुछ आसन मैंने आपको बताए जो कमर के बल लेटकर किए जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं प्रोन यानी पेट के बल लेटकर जो आसन किए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, पेट के बल जो लेटकर आसन किए जाते हैं छाती के बल लेटकर आप करते हैं, उसमें भुजंगासन अच्छा है, धनुरासन बहुत ही अच्छा है, और शलभासन, विपरीत नौकासन, ये 4 आसन मुख्य हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अब हम अदर पोस्चर्स की बात करें जो बैलेंसिंग पोस्चर्स भी हैं। शीर्षासन बहुत अच्छा है जो इन्वर्टेड पोस्चर है। नटराज आसन बहुत अच्छा है और पद्मबकासन बहुत अच्छा है। बकासन बहुत अच्छा है, मलासन बहुत अच्छा है। ये सभी आसन बहुत ही अच्छे हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है वो तो ठीक होती है, और कोई भयंकर रोग है वो भी ठीक होता है, लेकिन
किसी के निर्देशन में अवश्य करें, शुरू में देखा देखी ना करें। इसके बाद अगर हम बात करें मुद्रा, तो मुद्राओं में आपकी अपान मुद्रा बहुत अच्छी है, क्योंकि अपान मुद्रा आपके पेट से नीचे से ऑर्गन जो है उनके लिए अच्छी मानी गई है। योनि मुद्रा बहुत अच्छी है, इनका हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अपान मुद्रा, योनि मुद्रा, लिंग मुद्रा बहुत अच्छी है, खासकर पुरुष वर्ग के लिए, है ना। आदि मुद्रा बहुत अच्छी है, शरीर में शक्तिदायक मुद्रा है, ये शक्ति बढ़ाती है। वज्रोली मुद्रा अच्छी है, इसके दो प्रकार होते हैं, सहजोली, अमरोली, लेकिन ये मुद्रा देखा देखी करके ना करें। ये प्रेक्षा की दृष्टि से तो ठीक आप लिख सकते हैं, लेकिन इस मुद्रा को आप करने का प्रयास ना करें, क्योंकि काफी टफ है, काफी कठिन मुद्रा है। बहुत बड़े जो सिद्ध योगी है कुछ, वही इस मुद्रा को जानते हुए, अन्यथा सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ी कठिन मुद्रा है ये। शक्ति चालिनी मुद्रा है, महामुद्रा है, महावेद मुद्रा है ना, श्वास भर के हिप्स को पटकते ना ऊपर नीचे, वो मुद्रा बहुत अच्छी है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। महामुद्रा भी बहुत अच्छी है, विपरीत करनी भी बहुत अच्छी है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अश्विनी मुद्रा भी बहुत अच्छी है ना, गुदा मारा को हम खींचते हैं, सिकोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये मुद्रा भी बहुत अच्छी है। अब अगर हम बंद की बात करें, तो बंद में मुख्य रूप से मूलबंद है ना, मूलबंद बहुत अच्छा है, उड़ियान बंद भी अच्छा माना गया है, जालंधर बंद भी अच्छा है, महाबंद भी अच्छा है। यानी तीनों बंद जब एक साथ लगा देते हैं तो महाबंद बन जाता है। तो ये बंद सारे ही उपयोगी हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब हम बात करें शुद्धि क्रियाओं की, यानी षटक्रम की, तो षटक्रम में आपकी बस्ती बहुत अच्छी होती है ना, षटक्रम में या शुद्धि क्रिया में बस्ती, चाहे वो स्थल बस्ती हो, जल बस्ती हो, जिसका वर्णन घेरण संहिता में मिलता है। आगे बात करें हम नेति, यानी जल नेति, सूत्र नेति, दोनों ही अच्छी क्रियाएं हैं, क्योंकि आपके दिमाग का शोधन करती हैं, है ना, आपके कपाल का शोधन करती हैं, है ना। इससे आपका मन शुद्ध होता है और आपके शरीर में जो रोग हैं वो मिटते हैं। नोली क्रिया बहुत अच्छी होती है, चाहे वाम नोली हो, दक्षिण नोली हो, मध्यम नोली हो, भ्रमर नोली हो, नोली क्रिया बहुत अच्छी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, पेट के रोगों के लिए। त्राटक क्रिया अच्छी है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मन का जो भटकाव होता है वो दूर होता है। धोती क्रिया भी अच्छी है, यानी धोती क्रिया में वारी शारी जो होती है ना, जिसे संघ प्रक्षालन कहते हैं, इससे भी हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम के जो ऑर्गन है उनका शुद्धिकरण होता है, और जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छे हैं। वहिष्कर धोती बहुत अच्छी होती है। कपाल भाती में वातक्रम, वयुतक्रम बहुत अच्छे हैं, है ना, और शीतक्रम भी अच्छा है, इससे भी कपाल का शोधन होता है, शरीर में एनर्जी बढ़ती है। अग्निसार क्रिया भी बहुत अच्छी मानी गई है ना, अग्निसार क्रिया। आगे अगर मैं बात करूं प्राणायाम की, तो प्राणायाम में आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, आपके शरीर के अंदर शक्ति लाते हैं, भस्त्रिका से शरीर में शक्ति आती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, भ्रामरी से मन शांत एकाग्र होता है। ऐसे मूर्छा प्लावनी भी आपके दिमाग को ठीक करता है। प्लावनी प्राणायाम भी आपके पेट के रोगों में, उदर रोगों में बहुत ही अच्छा है। और सूर्य वेदी यानी शरीर के अंदर हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। और उज्जाई प्राणायाम भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। आपको जो इंट्रोवर्टेड लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। केवली प्राणायाम बहुत अच्छा है ना, जहाँ की तहाँ श्वास को हम रोकते हैं ना, ऐसे सहित जो प्राणायाम है ना, सहित कुंभक, ये भी बहुत अच्छा है। इसके दोनों प्रकार ही बहुत अच्छे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से नाड़ियों की शुद्धि होती है ना, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत अच्छा है, इससे ब्लड भी प्यूरिफाई होता है, शरीर के रोग मिटते हैं। तो शरीर और मन की जब शुद्धि होती है तो स्वाभाविक उसमें पूरे ऑर्गन्स की शुद्धि होती है। तो उन ऑर्गन्स में हमारे रिप्रोडक्टिव या जनन तंत्र के जो ऑर्गन है वो भी शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मंत्र, मंत्र देखिए मन की शुद्धि करते हैं, और जैसे मन की शुद्धि होती है तो धीरे धीरे तन की शुद्धि भी होती है। तो मंत्र जो भी आपके अनुकूल हो, आप अपनी अनुकूलता के अनुसार उन मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। वो गायत्री मंत्र हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है ना, कोई और प्रार्थना मंत्र हो सकता है। अब अगर हम बात करें चक्कर ध्यान की,
ध्यान में भी खासकर चक्कर ध्यान, तो चक्कर ध्यान में मूलाधार चक्कर का भी ध्यान कर सकते हैं। उसका तरीका होता है वो किसी जानकार से आप सीख सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्कर का भी ध्यान होता है और मणिपुर चक्कर का ध्यान होता है। ये तीनों जो चक्र हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही संबंधित हैं और इनका जो इफेक्ट है वो गोनाड्स जो ग्लैंड है उनके ऊपर भी पड़ता है। यानी हम जो ये क्रियाएं कर रहे हैं, जो इनमें जो गोनाड्स जो ग्लैंड है यानी मेल और फीमेल की जो सेक्सुअल जो ग्लैंड्स है उसको गोनाड ग्लैंड्स कह सकते हैं। तो गोनाड ग्लैंड्स में के सक्रिय रहने से ही हमारे हार्मोन्स हैं वो ठीक से बन पाते हैं ना। ऐसे फीमेल हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन है ना, मेल हार्मोन होता है। ऐसे फीमेल में हार्मोन बनते हैं ना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसी तरह से। तो उनको वो ठीक करते हैं, संतुलित करते हैं ना। जो भी हमने ऊपर ये क्रियाएं जानी है, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, ये सभी हमारे गोनाड्स ग्लैंड के लिए अच्छे हैं और हमारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको सक्रिय करते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं, उनको संतुलित करते हैं। अब हम बात करें आयुर्वेद की। देखिए योगिक क्रियाओं के साथ साथ थोड़ा आयुर्वेद का सहारा भी अगर लेंगे तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, ज़्यादा लाभदायक रहती हैं ये क्रियाएं। तो इसमें औषधियों की अगर मैं बात करूं तो परंपरागत शिलाजीत है ना, हमारे रिप्रोडक्टिव शिलाजीत हालांकि कहते हैं सभी ऑर्गन्स पे काम करती है, लेकिन हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी है ना। शिलाजीत एक रसायन है, ये भी ऐसे ना ले देखा देखी करके वैद्य आदि से परामर्श के बाद ही इन सभी औषधियों का प्रयोग आपको करना है। अश्वगंधा, सफेद मूसली और शतावर है ना, ये त्रिवेणी कहलाती है ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, हमारे शरीर की ताकत के लिए, शक्ति के लिए, है ना। जिन महिलाओं में दूध कम बनता है ना, कई बार बच्चा जन्म ले लेता है और दूध नहीं बनता है तो स्थावर से दूध बनना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होते हैं उनके लिए शतावर सफेद मूसली अच्छा होता है। अश्वगंधा भी अच्छा होता है, स्ट्रेस को कम करता है। कोंच के बीज बहुत अच्छे होते हैं, है ना। ऐसे और भी बहुत औषधियां हैं, खरेटी आदि बहुत उपयोगी होती हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए। और भी कई औषधियां हैं जो आपकी बीमारी के अनुसार या आपकी प्रकृति के अनुसार डॉक्टर आपको या वैद्य आपको सजेस्ट करता है। अगर अब हम बात करें आगे प्राकृतिक चिकित्सा, तो प्राकृतिक चिकित्सा में देखिए अगर आपको कोई रोग है तो उसी के अनुसार आपको चिकित्सा दी जाती है। आपको आपके फ्लोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, वजाइनल कोई इंस्पेक्शन है ना। ऐसे मेल में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिनरी की कोई प्रॉब्लम है ना, स्पर्म काउंट की कोई प्रॉब्लम है, सीमन की कोई प्रॉब्लम है, उन सब के लिए मिट्टी पट्टी बहुत अच्छी है। कटी स्नान बहुत ही अच्छा माना गया है ना। और एनिमा भी बहुत अच्छा है। तो जिन फीमेल को टाइम पे मेंसेस नहीं आते ना, ये सभी योगिक क्रियाएं मैं बताया ना कि आपके रोगों को भी ठीक करती हैं और उन अंगों को मजबूत भी बनाती है ना। सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है या जनन जो अंग है उनको मजबूत भी बनाती है और कोई रोग होता है तो उसको ठीक भी करती है। तो आजकल फीमेल में वाहिड डिस्चार्ज की बड़ी समस्या होती है ना, सफ़ेद पानी, और साथ में फीमेल में मेंसेस साइकिल है वो मोस्टली गड़बड़ रहता है 90%, यानी समय पर मेंसेस साइकिल नहीं होता है ना। या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग कई कई महीने आती नहीं है। कभी 10 दिन का मेंसेस साइकिल होता है, कभी 2 महीने तक रुकता नहीं है। आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे फीमेल से रिलेटेड ज़्यादा डिसऑर्डर्स रहती हैं तो उनमें प्राकृतिक चिकित्सा बड़ा अच्छा काम करती है। मिट्टी पट्टी बड़ा अच्छा काम करती है, कटी स्नान बहुत अच्छा काम करता है। एनिमा जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है ना। एनिमा आपके पेट का शोधन करता है, त्रिदोष नाशक होता है और आप शक्तिदायक एनिमा भी होता है ना। आपके शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, वात रोगों को नष्ट करने के लिए, है ना। पित्त ज़्यादा है तो उसको समाप्त करने के लिए, कफ ज़्यादा है तो उसको समाप्त करने के लिए, है ना। आपके पाचन तंत्र में अगर कोई गड़बड़ है या कोई वहाँ विजातीय तत्व ज़्यादा जम गए हैं तो उनकी शोधन के लिए एनिमा बहुत ही अच्छा है। ऐसे मालिश भी अच्छी है ना। मालिश बहुत ही उपयोगी है, शरीर में ताकत पैदा करती है, शरीर की कमजोरी दूर होती है। ऐसे स्पाइनल बात होता है वो भी अच्छा होता है जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए खासकर बहुत अच्छा माना गया है ना। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है रीढ़ स्नान। तो कई बार नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से भी स्पाइनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इससे नर्व सिस्टम में होता है ना तनाव, चिंता, अवसाद, जब ये ठीक हो जाते हैं तो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनके ऑर्गन भी ठीक हो जाते हैं ना। कई बार मैथुन की इच्छा नहीं होती है ना।
और तो उसको नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है वो ना, तो कोई चिंता है, तनाव है, अवसाद है, डर है, हेजिटेशन है, कुछ भी है, उन सबको व्यवस्थित करता है ये रीड स्नान। फिर सूर्य स्नान बहुत अच्छा है। सूर्य स्नान आपके शरीर में हीट पैदा करता है, आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, आपके शरीर को ऊर्जा देता है और आपके शरीर में नेचुरल जो हार्मोन होता है विटामिन डी, उसकी पूर्ति सूर्य स्नान करता है। तो सूर्य स्नान कई तरह से होता है, रिकली स्नान होता है, कुन्ने का धूप स्नान होता है, रिकली का धूप स्नान होता है, एक साधारण धूप स्नान होता है जिसे नॉर्मल सन बाथ कहते हैं। तो ये भी किसी के सानिध्य में ही स्नान करने चाहिए। ऐसे ही गर्म पाद स्नान होता है, ये भी बहुत ही अच्छा होता है ना, आपके डिसऑर्डर को भी ठीक करता है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। अगर आहार की मैं बात करूँ, तो आहार में आपका दूध, घी, मक्खन, है ना? ये बहुत ही अच्छे हैं। ये गाय के हों तो और भी अच्छा है। ये आपके प्रजनन तंत्र के लिए भी अच्छे हैं और आपके अंदर शक्ति भी बनाते हैं। फ्रूट्स, है ना? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ताज़ा बहुत ही अच्छे माने गए हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे माने गए हैं ना अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। जितनी भी दालें होती हैं, पल्स होती हैं, वो भी बहुत अच्छी मानी गई हैं। तो ये दोस्तों आज हमने चर्चा की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जनन तंत्र की, कि जनन तंत्र के लिए कौन-सी योगिक प्रैक्टिसेज़ हैं, कौन-सी योगिक क्रियाएँ हैं, है ना? कौन से आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान आदि हैं, जो प्रजनन तंत्र को ठीक करते हैं और कोई अगर रोग है तो उसको भी रिमूव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो उसके समाधान के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर पूछ सकते हैं। ज़रूर आपका समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।